आपके सर जैसे मान के चलिए कि कोई अगर एंट्री करना चाह रहा है स्मॉल कैप फंड्स में, यहाँ पर एंट्री लेना चाह रहा है, 2-3 फंड्स वो चुनना चाह रहे हैं, सर अमित सूर्य सर आपके कौन से ऐसे फेवरेट 3 स्मॉल कैप फंड्स हो सकते हैं जिसमें दर्शकों को या फिर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ होता है नाम लेना, बट फिर भी नाम कुछ ले लेता हूं। मेरे हिसाब से निपॉन का स्मॉल कैप फंड अच्छा फंड्स में कंसिस्टेंटली आपके रिपोर्ट में भी आपने दिखाया एक अच्छा फंड चलता आ रहा है। एक बंधन का स्मॉल कैप भी मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं फिलहाल 2 ही नाम लेना पसंद करूंगा। ठीक है सर, और वैसे भी गड़बड़ वाली बात नहीं, क्योंकि जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि ध्यान देकर चलना चाहिए, कंसिडर करके चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि उन्हीं में जो है आप इन्वेस्ट कर दें। ठीक है सर, जाते जाते हाँ जी दिव्या जी, एक लाइन से कभी इसमें ऐड और करूंगा। पोर्टफोलियो में हमें ये भी देखना जरूरी है, जैसे मान लीजिए आपके पास से निपॉन हमने बात करी, आप मल्टी कैप भी निपॉन का ही ले रहे हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप स्मॉल कैप किसी दूसरे का ले, थोड़ा सा सेग्रीगेशन फंड मैनेजर में भी दें। वो मेरे को पर्सनल पसंद आता है कि एक फंड हाउस में भी बहुत ज्यादा ठीक है। ठीक है, एक एमसी में आपको ज्यादा फोकस नहीं रखना। और सर फटाफट से बस फ्यू सेकंड्स में आपकी टिप्पणी। हमारा जो पोल था स्मॉल कैप फंड्स की वापसी या गिरावट बाकी है, उस पर 70% जो वोटिंग आई है वो आई है कि वापसी जो है स्मॉल कैप फंड्स की हो गई है, ऐसा हमारे इन्वेस्टर्स को लग रहा है। आपके एक क्विक जो है कॉमेंट उस पर हम चाहेंगे दर्शकों के लिए। देखिए, वापसी तो आपके डाटा ने ही बता दिया कि वापसी काफी हो गई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर इंपॉर्टेंट यही है, सभी इन्वेस्टर्स को मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, किसी एक कैटेगरी, खासकर स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए बहुत ज्यादा दिल लगाए ना। ये दिल लगाने के लिए नहीं है, ये पोर्टफोलियो में सही टाइम पे सही मात्रा में रखने के लिए है। इसी बीच एक सवाल लेते हैं तुषार वेटकोली जी का। कह रहे हैं तुषार जी कि सर क्या अभी बंधन स्मॉल कैप या फिर इन्वेस्को स्मॉल कैप में 5 लाख रुपए का लमसम निवेश कर सकता हूं? क्या लमसम निवेश के लिए ये सही टाइम लग रहा है आपको? सर क्या सलाह रहेगी आपकी? 5 लाख रुपए डालना चाहते हैं किसी एक स्मॉल कैप फंड में। दिव्या जी, तुषार जी के लिए बहुत सिंपल सा आंसर है, ये शो को दोबारा से देख लें, हमने आंसर दिया है। आपका स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आप अपना एसेट एलोकेशन देखेंगे कि आपको कितना इक्विटी में डालना है और कितना डेट में डालना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कितना स्मॉल कैप में डालना है और कितना मिड में डालना है और कितना लार्ज में डालना है। हमने बार बार बोला है, स्मॉल कैप की क्वांटिटी कितनी मेंटेन करके रखनी है वो आपके एलोकेशन पे, आपके रिस्क एपेटाइट पे है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब ये 5 लाख रुपए क्या 5 करोड़ का हिस्सा है, 50 लाख का हिस्सा है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए है या 10 महीने के लिए है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो हमारे लिए आपको ये बोलना कि ये करें या ना करें, दोनों तरफ से गलत जवाब होगा। तो इस तरीके से कृपया करके इन्वेस्टमेंट को ना लें। इन्वेस्टमेंट एक सीरियस चीज है। एक इंपॉर्टेंट बात है दिव्या जी, जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना हम लोग जो काम आसानी से होता है, इन्वेस्टमेंट्स आजकल बटन दबा के हो जाती हैं, तो हमें लगता है कर दें कुछ भी, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, और इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को हम बहुत हल्के में लेते हैं जी। मगर आप ये देखिए इसका इफेक्ट क्या आता है। एक पोर्टफोलियो अगर मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट एक कोई 7% पे चल रही है और एक इन्वेस्टमेंट कोई 12% पे चल रही है या 15% पे चल रही है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि बुरे वक्त में आपने अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या किया, आपकी क्या एक्शंस थे जब बाजार में गिरावट आई, क्या आपके एक्शन थे जब बाजार पे तेजी आई। ये डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न आप कमाने वाले हैं और उसकी कंपोजिशन क्या पोर्टफोलियो की आपकी है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पोर्टफोलियो में रिस्क को देखना रिटर्न के साथ बहुत जरूरी है। गुलाब के फूल के साथ कांटे भी आते हैं, कृपया करके उन कांटों का ध्यान रखें, अपनी उंगली में कांटों को घुसने ना दें। ठीक है सर। और एक बार ये जो एसेट एलोकेशन वाली बात हो रही है, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू भी सर से समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रकाश पाटिल जी हमारे प्राइम मेंबर कह रहे हैं अच्छा मार्गदर्शन। बिल्कुल, अमित सर को हम इसीलिए शामिल ही करते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से, जिस तरीके से हमारे दर्शकों को समझ आ जाए, खिचड़ी का एग्जाम्पल हो, चाहे थाली का एग्जाम्पल हो, चार का एग्जाम्पल हो, सर तमाम ऐसे एग्जाम्पल लेकर आते हैं जिससे बहुत ही सिंपल तरीके से बात भी कन्वे हो जाती है, आप लोगों को समझ भी आ जाता है। चले आगे बढ़ेंगे सर। एक चीज और, जब बात हो रही है एसेट एलोकेशन की, कितना परसेंटेज किसके लिए स्मॉल कैप फंड का ठीक रहता है, अगर मैं बहुत क्लियरली
इसको क्लासिफाई कर दूं, मान लीजिए कोई 20s की एज में इन्वेस्टर है, यंग इन्वेस्टर है, इसके अलावा कोई 40s की एज का इन्वेस्टर है, मिडिल एज इन्वेस्टर है, और फिर 50s की एज में जो इन्वेस्टर है जो कि क्लोज टू रिटायरमेंट है, अगर उनके पास मान लीजिए लमसम पोर्टफोलियो की हम बात कर लेते हैं 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, किस तरीके से किसको स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर लेकर चलना चाहिए? 20s, 40s और 50s, रिटायरमेंट के लिहाज से वो लोग निवेश कर रहे हैं। हाँ, तो सब बहुत बढ़िया। आपने जब रिटायरमेंट बोल दिया तो आपने ये बता दिया कि बच्चा कितना बड़ा है कितना छोटा है, आपने दोनों तरफ हाथ लगा दिया, नहीं तो सिर्फ एक ही तरफ की बात आप कर रहे थे। तो देखिए, जो 20s में है उनके पास एटलीस्ट 30 साल से 35 साल कम से कम है, मान के चलते हैं कि 50-55 साल की एज पे हम मानते हैं कि रिटायरमेंट का प्लान अप हो जाना चाहिए। तो उनके लिए 20 साल के किसी के लिए भी इक्विटी में स्मॉल कैप वो 20-25% तक ले जाएं, बहुत अच्छा है, एक अच्छा पोर्टफोलियो में रिटर्न कमा पाएंगे। अगर मान लीजिए वो 40 साल के हैं तो मुझे लगता है सिंपल सी बात करें तो 15-1% तक चले जाएं। जो युवक हमारे 50 साल के हैं, मैं युवक बोल रहा हूँ जानबूझ के, 50 साल के आजकल युवक ही होते हैं, तो वो 50 साल के हमारे जो युवक हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि 10% से ज्यादा ना करें। अब अगर विद इन दिस, ये मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, अगर विद इन दिस उनका प्रोफाइल थोड़ा अग्रेसिव है, वो समझते हैं, थोड़ा वैल्यूएशन भी समझते हैं, तो इसको आप 5% और ऐड कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव हैं, आप थोड़ा समझते कम हैं, गिरावट के टाइम पे आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, जैसे मार्केट गिरा तो लोगों ने बेचा भी है, लोगों ने खरीदा भी है। अगर बेचने वाले हो सकते हैं, आपको लगता है कि 10-15-20% की गिरावट में आप तो कहेंगे भैया बच लो, बाजार और पता नहीं बचेगा भी कि नहीं बचेगा, तो आप और अपने को थोड़ा कम रखें। तो एक जनरल हम बात कह रहे हैं, इसके अलावा किसी के लिए भी इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क हम दे रहे हैं और डिटेल भी इसके अंदर काम आएंगी। ठीक है सर। वैसे बाजार की अगर बात करें, थोड़ा सा अभी रिकवरिंग फेज में पिछले मतलब अगर सिर्फ अप्रैल की अगर बात करें तो अच्छा इसने कमबैक किया हुआ है, लेकिन अनसर्टेनिटी सर अभी आप समझ रहे हैं कि कैसे अभी ट्रम्प के इर्द गिर्द सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या लग रहा है सर कि अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, रिकवरी का जो फेज आ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए कितना टाइम लग सकता है कि अभी जो म्यूचुअल फंड जो हमारे थोड़े से अभी निगेटिव चल रहे थे उसमें पीक आउट या फिर थोड़ा सा लाल से हरे निशान में आने में उनको कितना समय लग सकता है? आपने क्या ऑब्जर्व किया है इसके बारे में? देखिए, मैं पिछले 2-3 दिन में जब मैं अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज देख रहा हूं तो मैं इंटरेस्टिंगली ये देख रहा हूं कि ये पिछले 15 दिन की जो तेजी आई है अप्रैल के अंदर, बहुत सारे पोर्टफोलियोज वापस अपने हाई लेवल के आसपास पहुंच गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई तेजी नहीं आई है, बहुत अच्छी रिकवरी आई है और उस रिकवरी में पोर्टफोलियोज ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। मगर एज एन इन्वेस्टर हमारे को क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है एज एन इन्वेस्टर हमारे को कभी भी शॉर्ट टर्म रिटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा बेस नहीं बना के चलना चाहिए। कारण है, उसका कारण ये है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने गोल्स के लिए। आपके गोल मान लीजिए 5 साल बाद है, तो हम 5 साल के हिसाब से हम देखें आज हमारी वैल्यूएशन कैसी है, हमारा एसेट एलोकेशन कैसा है। मैं बार बार बातें रिपीट कर रहा हूँ, क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मसाला कम है, ये इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो में डालना जरूरी है। आपको अपने प्लान में एसेट एलोकेशन को डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि एसेट एलोकेशन ही है जो ऐसी गिरावट के टाइम पे आपको पेशेंस देती है, आपकी कुशन देती है और आपको और अच्छे डिसीजन देने के लिए उस टाइम पे आपके एसेट एलोकेशन में जो डेट का पार्ट है आप उसका एडवांटेज ले पाते हैं। तो आप थोड़ा बहुत सिंपल ना बनाइए या उसको ये ना कहिए कि अगले 1 महीने में क्या होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर आपका गोल का टाइम अभी है तो आप बने रहें और लॉन्ग टर्म में अच्छा आनंद लें। वैल्यूएशन अभी मार्च में बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे आ गई थी, खासकर लार्ज कैप में। उसका बहुत लोगों ने फायदा उठाया है। आप स्मॉल कैप की फिगर्स दे रहे थे, अगर हम देखें तो जनवरी में बाजार म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी का इनफ्लो था अराउंड 23-24 हजार करोड़ के करीब था। यही मार्च में 40,000 करोड़ का इनफ्लो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आया है। तो ये शो करता है कि हमारे इंडियन जो इन्वेस्टर है वो काफी मैच्योर्ड और परिपक्व हो गए हैं। उन्होंने गिरावट का काफी अच्छा फायदा उठाया है और उम्मीद है कि उसको लॉन्ग टर्म में फायदा उठाते रहेंगे।
ठीक है सर। सर ये एसेट एलोकेशन की बात जब हमारे गेस्ट करते हैं ना, तो कई बार हमारे दर्शकों का सवाल आता है कि क्या पोर्टफोलियो में, एक बार एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया था, एक हमारी दर्शक थी, लिखा था उन्होंने कि मेरे पास एक फ्लेक्सी कैप का फंड है और एक मल्टी एसेट फंड है, क्या ये दो फंड मेरे पोर्टफोलियो के लिए नेसेसरी है, मतलब इनफ है, या फिर और ज़्यादा फंड्स मुझे ऐड करने की ज़रूरत है? सर एक फ्लेक्सी कैप हो गया जिसमें फंड मैनेजर अपने आप एलोकेशन चेंज करता रहेगा विद इन इक्विटी ही, और एक हो गया मल्टी एसेट जो तमाम एसेट क्लासेस का एक्सपोजर भी दे देगा। ऐसे में सर जो इस टाइप के छोटे कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियोज होते हैं उन पर आपकी क्या सलाह रहेगी, इतना इनफ है या फिर और फंड्स ऐड करके चले? तो देखिए ये भी ठीक रहेगा, बट इस पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिव है, वही कभी कभी नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव ये है कि फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादातर लार्ज कैप की तरफ बायस्ड रहते हैं, ऐसा हिस्टोरिकली हमने बार बार देखा है। तो जिस तरह का आज का बाजार है, हम फ्लेक्सी कैप को अच्छा बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से हम लोग फ्लेक्सी कैप के बारे में बार बार आपके शो में आके भी हमने बोला है कि फ्लेक्सी कैप की तरफ ध्यान दें। मगर अगर मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी जगह है और एक कैटेगरी और आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा थोड़ी सी ग्रोथ ऐड करने के लिए मल्टी कैप कैटेगरी को आप ऐड कर दीजिए। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप प्लस मल्टी कैप एंड मल्टी एसेट को ले लेते हैं तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं इन 3 कैटेगरीज के साथ भी। ठीक है, चलिए इस बीच कई सारे सवाल भी आ गए हैं। एक सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। BRT तोमर जी हैं, सर ये कह रहे हैं कि मैं 2019 से एक्सिस टैक्स सेविंग लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में निवेश कर रहा हूं, क्या मुझे स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहिए या सिर्फ इसी फंड में निवेश करता रहूं, जारी रखूं? ELSS फंड सर इररिलेवेंट सा आजकल होता जा रहा है। देखिए एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक ELSS फंड है, बिल्कुल दिव्या जी ठीक बोल रही हैं, और एक टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला रहा है और उसके बाद कुछ टाइम तक थोड़ा उतना अच्छा नहीं भी रहा है। तो एक पोर्टफोलियो में तोमर साहब आपका पूरा पैसा किसी एक फंड में लगाना ठीक नहीं है, उसको हम बोलेंगे एक तरह से कंसंट्रेशन रिस्क एक फंड मैनेजर और फंड मैनेजमेंट के स्टाइल के ऊपर आ जाता है। तो बेटर है ये क्वेश्चन को आप ऐसे ना रखें कि मैं क्या सारा पैसा एक्सिस लॉन्ग टर्म में डालूं, वैसे भी 3 साल का लॉक इन है, आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो आपका लॉक इन खुल चुका होगा। मगर आप अगर अपने पोर्टफोलियो में इसकी जगह पे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, एक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और मल्टी एसेट को भी आप 3 को ऐड करेंगे या एक बैलेंस एडवांटेज को भी ऐड करेंगे, एक पोर्टफोलियो में कंप्लीटनेस आ जाती है। अगर आप किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम में वो फंड अंडर परफॉर्म करे और आपका एक्सपीरियंस कम अच्छा हो। ठीक है सर, एक सवाल और लेंगे इसी के साथ। तोमर जी के सवाल के बाद यूसुफ हैदर जी का सवाल है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है और लिखा है कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फंड्स हैं, 2035 तक मैं इस पोर्टफोलियो के साथ इन्वेस्ट करूंगा, और क्या मुझे कोई फॉरेन इंटरनेशनल फंड में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? तो एक बार इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या है उस पर नज़र डाल लेते हैं। SGFC फ्लेक्सी कैप है इनके पास, 20,000 की SIP उसमें करते हैं। ICICI का मल्टी एसेट फंड 20,000 की सिप उसमें, निपॉन मल्टी कैप में भी 20,000 की सिप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000 की सिप उसमें है, कोटक मिड कैप में 10,000 की सिप, बंधन स्मॉल कैप 20,000 की सिप उसमें है, ICICI नेक्स्ट 50 ETF है 50,000 की SIP उसमें, और टाटा गोल्ड ETF 5,000 की सिप उसमें चल रही है। सबसे कम अमाउंट की जो सिप है टाटा गोल्ड ETF में निवेश कर रहे हैं, आई गेस मंथली खुद से लोग निवेश कर रहे होंगे, और जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो ICICI नेक्स्ट 50 ETF में। सर आपको क्या लग रहा है, नंबर ऑफ फंड्स आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, थोड़ा कम करना चाहिए क्या? कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिन्हें मर्ज कर दें आपस में? 1,55,000 रुपए की सर पूरी कुल SIP रहेंगी और 2035 तक इसमें ये निवेशित रहेंगे। फॉरेन फंड के लिए भी सलाह चाह रहे हैं आपसे? हाँ, तो मैं अभी ये आपको कह रहा हूँ, इनके 2 सवाल थे यूसुफ हैदर जी के, एक फॉरेन इंटरनेशनल फंड्स के लिए और एक इनके नंबर ऑफ फंड के लिए। तो सबसे पहले हम फॉरेन फंड की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक ये चेंज कर लें कि एक इंटरनेशनल फंड अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। हाँ, मगर कुछ फंड्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, DSP के कुछ फंड्स हैं, कुछ मल्टी एसेट फंड्स भी हैं ऐसे जो कि फॉरेन इंटरनेशनल इक्विटीज में एक्सपोजर अपने आप ले लेते हैं। तो आपको लेना है, नहीं लेना है, कितना लेना है, वो जहमत से भी आप बच जाएंगे, उसकी एक्स्ट्रा टैक्सेशन से भी आप बच जाएंगे, और आप वहां पे आप एक्सपोजर ले सकते हैं। वो एक चेंज आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। जहां तक बात है नंबर ऑफ फंड्स की, अराउंड 7 के करीब आपके फंड्स मुझे लग रहे हैं, 7 या 8 के करीब फंड्स हैं। मेरे हिसाब से, मुझे पर्सनली लगता है, जब आपने जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करी हुई है
ठीक है, बहुत ज्यादा छेड़खानी जो हमने करी बताई है उसके अलावा ना करें। आपके फंड्स के चॉइस भी मुझे अच्छी लग रही है, आपको बहुत बड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये राय निकल कर आती है यूसुफ हैदर जी के लिए। सर आखिरी सवाल जाते आते, क्योंकि समय की अब पाबंदी भी थोड़ी सी हो गई है।